हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू वंशला माइनिंग मिरर। इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं कोड्स के बारे में। तो OSWC कोड 2020 और OSWC सेंट्रल रूट 2026 को हम लोग साइड बाय साइड लेके चल रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। तो अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो है हेल्थ, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस। तो आज हम इसमें जो बात करेंगे कि HSW कंडीशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट बोलेंगे, जिसमें होता है भाई हेल्थ, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन। देखो, ये जो कंडीशंस होता है ये क्या होता है, कभी अगर कहीं पे भी कोई भी एम्प्लॉय जब अपना एरिया में काम करता है तो वहाँ पे एम्प्लॉयर का ड्यूटी होता है कि वहाँ पे भाई उसका हेल्थ का ध्यान रखे, उसका सेफ्टी का ध्यान रखे और वहाँ पे वर्किंग कंडीशन अच्छा हो। और उसी को लेके जो भी यहाँ पे स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड को हम लोग को फॉलो करना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट देगा लिख के। जो चीज़ को हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है वो एम्प्लॉयर का ड्यूटी है, और जो चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्प करेगा वो भी एम्प्लॉयज़ का ड्यूटी है। तो इतना सारा चीज़ सबको ही आपस में हम लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो हेल्थ सेफ्टी की वर्किंग कंडीशन को लेके, जो पहले भी हम लोग 1952 माइंस एक्ट, 1955 माइंस रूल के तहत भी हम लोग बहुत सारा चीज़ को जानते थे, और यहाँ भी उसी चीज़ को हो सकता है और थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अपग्रेडेशन हुआ है। लेकिन एक चीज़ मेरे, जब इसको मैं बना रहा था, एक चीज़ मेरे को ध्यान मिला कि 1952 हो या 1955 माइंस रूल जो पहले था, वहाँ पे बहुत सारा चीज़ को डायरेक्टली लिखा था, पर्टिकुलरली भाई क्वांटिटी कितना होना चाहिए, क्या चीज़ को होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ क्या हो गया ना, थोड़ा सा वहाँ पे सप्रेस हो गया है। हो सकता है कि उसको बाद में कभी सर्कुलर में लेके आए, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कमी लगा कि बहुत सारी चीज़ को यहाँ पे वो डायरेक्टली लिख सकता था लेकिन वो नहीं लिखा, चाहे वो कोड में हो चाहे वो रूल में हो, ठीक है। उसके ऊपर पूरा बात करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले देखिए, ये वाला जो फॉर्म है, मैं हमेशा बोलता था कि जैसे ही हम लोग फॉर्म हम लोग देखते जाएंगे उसको मैं यहाँ पे अपग्रेड करता रहूँगा। तो इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा जितना भी फॉर्म अभी तक हम लोग इसको देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि कोड हम लोग को जो मिला है 4 मिला है, और रूल जो मिला है हम लोग को 4 रूल मिला है। ये बार बार इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन देख लीजिएगा कि जो नाम है इसका OSWC कोड, सोशल सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल कोड, वेज कोड, उसके हिसाब से जो हम लोग को रूल मिला, जो मई 8 तारीख को इंप्लीमेंट हुआ है, ये सेंट्रल रूल है। सोशल सिक्योरिटी का भी सेंट्रल रूल है, इंडस्ट्रियल का भी सेंट्रल रूल है, और कोड और वेजेस का भी सेंट्रल रूल है, ठीक है। उसके बाद अभी देखो कुछ नया रेगुलेशन भी आने वाला है, जैसे CMR बन के आ रहा है, CMR 2026, और जो MMR 1961 वो भी MMR 2026 बन के आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा ये पेज का, इसमें क्या दिखाता है कि भाई जो भी जितना भी कोड हम लोग को मिला है उसका स्टैट्यूटरी ऑर्डर नंबर क्या होता है, और उसका कब ये अप्रूव हुआ था, और कब ये इम्प्लीमेंट हुआ, या कब ये फोर्स में आया, ठीक है। ये बड़ा काम आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद देखो, ये जो रूल्स होता है, ये रूल में भी यहाँ पे 4 रूल हम लोग को देखने को मिला, उसका यहाँ पे ऑर्डर नंबर मिला, उसके बाद यहाँ पे कब ये इंप्लीमेंट हुआ, ठीक। मैं बार बार मैं क्यों बोलता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद देखो, हम OSWC कोड जो होता है 2020, वो 13 नंबर ऑफ एक्ट को रिप्लेस किया है, जिसमें हम लोग का माइंस एक्ट 1952 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे 13 नंबर है। उसके बाद देखोगे जो रूल होता है सेंट्रल रूल, ये भी 15 नंबर ऑफ रूल को यहाँ पे रिप्लेस किया है, जहाँ पे हम लोग का माइंस रूल 1955, माइंस रेस्क्यू रूल 1985, माइंस वोकेशनल 1966, पीटेड बाथरूम 1959, माइंस फ्रीज रूल 1966 भी शामिल है, इसको रिप्लेस किया है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एक रूल भी रिप्लेस किया है, और ईज ऑफ कंप्लायंस का एक बीच में आया था 2017 में सर्कुलर, वहाँ भी इसको भी वो रिप्लेस किया है। उसके साथों साथ बाकी जितना भी है, ठीक है, इस सारा रूल को यहाँ पे रिप्लेस करके किया है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिंपल है कि जो कोड है या रूल है वो मतलब सभी के लिए, जितना भी हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री के बारे में या एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें, सबको एक ही प्लेटफॉर्म यहाँ पे लेके आया है, ठीक है। तो बाकी के बारे में तो हम लोग देखेंगे नहीं, लेकिन माइंस के बारे में हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 5, हेल्थ, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस। लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हेल्थ, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस फ्रॉम PDF। तो ये हो गया अपना कोड, ठीक है, ये हो गया अपना कोड। इसमें देखोगे चैप्टर नंबर 5, हेल्थ, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस, और इसी के साथ साथ हम लोग का जो रूल है, जो सेंट्रल रूल है, इसमें भी देखेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 5, ये भी उसी के डायरेक्टली रिलेटेड है, हेल्थ, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस। तो देखिए यहाँ पे पहला चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो इंपॉर्टेंट है, वो है अपना सेक्शन नंबर। ये हो गया 23 और एक है 24। इसमें हेल्थ, सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस को साथ साथ वेलफेयर एमिनिटीज़ को भी यहाँ पे दिखाता है। तो ये एक आप देखिएगा माइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है 23 एंड 24, और उसके साथ साथ जो भी रूल्स होगा वो भी इंपॉर्टेंट ही होगा, ठीक है, जरूर ध्यान देना इसको। तो पहले सेक्शन 23,
ये होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर फॉर मेंटेनिंग हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस। ये एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जैसे हम लोग ऑलरेडी पहले जान चुके हैं कि एम्प्लॉयर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कोई आदमी जैसे काम करता है कहीं पे, वहाँ उसका हेल्थ, उसका सेफ्टी, उसका वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए। ओके, तो पहला यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो एम्प्लॉयर शैल बी रेस्पॉन्सिबल टू मेंटेन इन हिज एस्टेब्लिशमेंट सच हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉय आज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे प्रिस्क्राइब करता है कि भाई क्या क्या चीज़ को मेंटेन करना है अपना माइंस में या फिर वर्किंग प्लेसेस में, तो वहाँ पे हम लोग को मेंटेन करना है, हम लोग को मतलब एम्प्लॉयर को। ठीक है, ये एम्प्लॉयर का ड्यूटी है। ये एस्टेब्लिशमेंट बात कर रहा है, इसीलिए अगर माइंस के हिसाब से बात करोगे तो ओनर, एजेंट और मैनेजर का ड्यूटी होता है कि ये सब चीज़ को मेंटेन करना। ओके, पहला। सेकेंडली बात कर रहा है without prejudice the general power conferred by this central government prescribed providing all in all following matters establishment class establishment namely। यहाँ पे बोल रहा है कि सबसेक्शन 1 में जो दिया था कि एम्प्लॉयर का ड्यूटी होता है ये सब चीज़ को मेंटेन करना या उसको प्रोवाइड करना, वो तो करना ही है, उसके साथों साथ सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बाकी चीज़ के बारे में भी यहाँ पे बोला है जिसको वहाँ पे इंप्लीमेंट करना है या फिर अच्छे तरह से उसको हम लोग को फॉलो करना है। क्या है उसको देखते हैं वन बाई वन। क्लीनिनेस एंड हाइजीन। हाइजीन और क्लीनिनेस के लिए यहाँ पे बोल रहा है वेंटिलेशन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, एनवायरमेंट फ्री ऑफ डस्ट, नॉक्सियस गैस, फ्यूम्स एंड अदर इम्प्योरिटीज, एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन। ये एक्स्ट्रा चीज़ है। ठीक है, ये जो ह्यूमिडिटी को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, ह्यूमिडिटी को लेके। ह्यूमिडिफिकेशन, आर्टिफिशियली इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी, आर्टिफिशियली ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करना या कंट्रोल करना। द एयर वेंटिलेशन, कूलिंग ऑफ द एयर, वर्क रूम। ठीक है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर का ऑलरेडी हम लोग पहले भी देखे थे, उसको भी देखेंगे। एडिक्वेट स्टैंडर्ड्स टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, ये एक एक्स्ट्रा एडिशन है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा है, ये एक एक्स्ट्रा है। एडिक्वेट लाइटिंग, ये पहले भी था। सफिशिएंट अरेंजमेंट ऑफ लैट्रिन एंड यूरिनल, ये भी था। उसके बाद देखो इफेक्टिव अरेंजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स, ये भी था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ के बारे में हम लोग पहले भी जानते थे कि ये सब चीज़ को हम लोग को फॉलो करना है, जिसके बारे में दिया भी गया था पहले 1955 रूल में। यहाँ पे 2-3 चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड किया है, उसको हम लोग वन बाई वन देखेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं यहाँ पे क्लीनिनेस एंड हाइजीन, इसको लेके रूल में क्या बता रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग है और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो रूल में है, सेंट्रल रूल में। ओके, तो पहले चलते हैं क्लीनिनेस एंड हाइजीन। ओके, देखो ये चैप्टर नंबर 5 है, लेकिन ये फैक्ट्री के लिए यहाँ पे बात कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग नहीं देखेंगे। चलते हैं नीचे जहाँ पे माइंस के लिए दिया गया है। ओके, आ गया अभी माइंस। रूल नंबर 26, यहाँ पे सेक्शन अगर लिखोगे, सेक्शन हो गया आपका 23 से लेके डायरेक्ट रिलेटेड यहाँ पे 26 है। देखो सेम चीज़ है, क्लीनिनेस एंड हाइजीन। क्या है ये? साफ सफाई और हेल्दी। मतलब हाइजीन मतलब क्या होता है कि भाई आपको ऊपर कोई जर्म, कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, इस तरह का कोई चांसेस ना हो। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एम्प्लॉयर ऑफ एवरी माइन शैल इंश्योर, जो एम्प्लॉयर होते हैं ओनर एजेंट, वो क्या इंश्योर करेंगे माइंस में? पहला, ऑल वर्क प्लेसेस, वर्क रूम्स, पैसेज वे, स्टेयर केसेस, स्टोर रूम्स एंड सर्विस रूम्स आर केप्ट इन सैनिटरी एंड हाइजीनिक कंडीशन। देखो ये जो चैप्टर अभी हम लोग बात करेंगे, इसमें देखोगे टेक्निकल चीज़ बहुत कम है, लेकिन जनरल चीज़, जो जनरल आइडिया होना चाहिए एक जगह पे काम करने का, उसमें भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन टेक्निकली अगर बात करोगे, जैसे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलेगा, कुछ टेक्निकल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे जनरल नॉलेज, या फिर आप बात कर सकते हैं कि मैं खुद को जानकारी होना चाहिए कि मैं माइंस में काम कर रहा हूँ तो क्या क्या चीज़ होना चाहिए, या फिर एम्प्लॉयर को क्या क्या चीज़ देना चाहिए। ठीक है, तो पहले बात होता है कि भाई एम्प्लॉयर का ये क्या पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है कि जितना भी काम करने का जगह होता है, जो वर्क रूम जो होता है, जिस रूम में बैठ के आप काम करते हैं, पैसेज हुए जिसमें आना जाना करते हैं, स्टेयर केस जो सीढ़ी होता है, स्टोर रूम जो स्टोर रूम होता है, सर्विस रूम जो होता है वो हाइजीनिक कंडीशन में हो या सैनिटरी कंडीशन में हो। मतलब क्या है कि उसको यूज करने का लायक बनाया जाए। हेल्थ को लेकर डायरेक्टली यहाँ पे बात करें कि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी चीज़ वहाँ पे डेंजरस नहीं होना चाहिए, खास करके यहाँ पे हाइजीनिक के बारे में बोल रहा है और सैनिटरी चीज़ के बोल रहा है। सेकंड हो गया, सर्फेसेस ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग्स इंक्लूडिंग विंडोज एंड स्काईलाइट्स आर केप्ट क्लीन एंड मेंटेन्ड इन हाइजीनिक कंडीशन। अगेन हाइजीनिक कंडीशन, ये क्या बात कर रहा है, जो जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वर्क प्लेस में जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जो रूम में बैठ के आप काम कर रहे हो, जो स्टोर रूम होता है या जो भी आपका सीढ़ी होता है जिसमें आप यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे ह्यूमन यूज़ करता है, उसका वॉल, दीवार, सीलिंग्स ऊपर, उसके बाद खिड़की, स्काईलाइट्स, ये सब क्लीन होना चाहिए। ओके, क्लीन रहना चाहिए और हाइजीनिक कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर कोई इन्फेक्शन होने का कोई चांसेस नहीं होना चाहिए, बैक्टीरिया कुछ नहीं होना चाहिए, जर्म्स नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ को मेंटेन करना है। ओके, थर्ड, द फ्लोर ऑफ एवरी वर्क रूम इज मेंटेन्ड इन ए क्लीन, सो फार एज पॉसिबल ड्राई एंड नॉन स्लिपरी कंडीशन।
फ्लोर ऑफ एवरी वर्क रूम, क्या होता है ये? जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जिस रूम में बैठ के आप काम कर रहे हो या जिस फ्लोर को आप यूज कर रहे हो, जैसे वर्कशॉप हो गया, मशीनरी वाला शॉप हो गया, वहाँ पे आपको मैक्सिमम रूम के अंदर रह के ही काम करना होता है। तो वहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हो जो पीपीसी वाला होता है, जहाँ पे बैठ के काम रहे हो, ऑफिस वाला हो गया, वहाँ पे काम कर रहे हो, तो वो सब जितना होता है उसका फ्लोर क्या होता है कि उसको मेंटेन करना चाहिए कैसे भाई? क्लीन तो होना ही चाहिए। उसके बाद आज फार एज पॉसिबल ड्राई होना चाहिए, नॉन स्लिपरी होना चाहिए, ठीक है? सूखा होना चाहिए, नॉन स्लिपरी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई जाते जाते गिर जाए, ठीक है? स्लिपरी नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात कर रहे हैं 4 नंबर, वेयर वेट वर्क प्रोसेसेस आर कैरिड आउट, जहाँ पे आप वेट वर्क मतलब क्या होता है? अगर आप ऐसा कोई काम है जिसमें पानी इन्वॉल्व है या फिर केमिकल इन्वॉल्व है, जिसमें गीला हो जाता है फ्लोर, उस एरिया में अगर आप काम कर रहे हो, यहाँ पे क्या मेंटेन करना चाहिए? इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम वहाँ मेंटेन करना है। फॉल्स फ्लोर होना चाहिए, प्लेटफॉर्म्स, मैट्स एंड अदर ड्राई स्टैंडिंग प्लेसेस आर प्रोवाइडेड, तो वहाँ पे फॉल्स फ्लोर दीजिए, प्लेटफॉर्म बनाइए, मैट डालिए, ताकि वहाँ पे सब कुछ ठीक रहे। मतलब वहाँ पे वेट में अगर काम भी कर रहे हैं तब भी आप वहाँ पे कोई भी मतलब स्लिपरी होके वहीं कोई डेंजरस कोई इंसिडेंट वहाँ पे ना हो, ठीक है? सी बोला यहाँ पे एंटी स्किड फुटवेयर, ये क्या है? एंटी स्किड फुटवेयर मतलब जो जूता आपका स्किड नहीं होगा, ठीक है? अगर पानी में, गीला में या केमिकल में काम करे तब भी आपका जूता स्किड नहीं होना चाहिए। एंटी स्किड फुटवेयर एंड अदर सुइटेबल सेफ्टी एंड प्रोटेक्टिव गियर्स फॉर यूज व्हाइल एट आर्क एंड सच प्लेसेस प्रोवाइडेड विदाउट एक्सपेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, मतलब यहाँ पे जो एम्प्लॉयर होता है वो प्रोवाइड करेगा एंटी स्किड जूता, और उसके रिलेटेड और भी कुछ अगर प्रोटेक्टिव गियर उसको चाहिए, जैसे ग्लोव्स हो आता है, ये चश्मा हो आता है, जो भी होता है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है? ये हो गया वर्किंग प्लेस का, अगर गीला वाला कहीं एरिया में काम कर रहे हो। 5 में बोल रहा है वर्क प्लेसेस आर क्लीन्ड आज ऑफन आज रिक्वायर्ड बाय द नेचर ऑफ वर्क कैरिड ऑन, यहाँ पे जो वर्क प्लेसेस जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो एरिया को क्लीन करना है टाइम टू टाइम, जैसे ही ज़रूरत पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको हर घंटे ही क्लीन करना है, नहीं। वर्क प्लेस का वर्किंग क्या कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्लीनिंग कितना फ्रिक्वेंटली होना चाहिए, तो उसी हिसाब से उसको क्लीन करना है, लेकिन ये है कि भाई आपको क्लीन करना है, ठीक है? 6 में बोल रहा है एज फार एज प्रैक्टिकेबल स्वीपिंग एंड क्लीनिंग आर टू बी डन, जितना संभव हो सके झाड़ू करना और क्लीनिंग करना ज़रूरत है। तो झाड़ू करने के लिए यहाँ पे बोला है भाई झाड़ू भी कैसे करना है? ड्यूरिंग इंटरवल्स बिटवीन वर्क, इंटरवल मतलब क्या होता है? कभी अगर आप नाश्ता करने जाते हो, कभी अगर आप चाय पीने जाते हो, ठीक है? उस टाइम में अगर इस तरह का कोई रिसेस आपको दिया गया है काम के दौरान में, उस टाइम में वहाँ पे झाड़ू होना चाहिए। और एक दिया है इन सच ए मैनर एज टू प्रिवेंट द रेजिंग ऑफ डस्ट, अब झाड़ू ऐसे करना है कि वहाँ पे डस्ट नहीं उड़ना चाहिए, ठीक है? तो इसको ध्यान देना कि यहाँ पे इस चीज़ को भी यहाँ पे मेंशन किया है कोड में, तो समझ रहे हो ना कि यहाँ पे छोटा छोटा चीज़ को कितना प्रायोरिटी दे रहा है, ठीक है? तो हमेशा ध्यान देना, इसको लेके भी भाई लोशन आपको मिल जाएगा, ठीक है? और उसके बाद चलते हैं 7 में, वेयर फॉर टेक्निकल रीजन्स क्लीनिंग मस्ट बी कैरिड आउट ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, अप्रोप्रिएट मीन्स आर यूज टू प्रिकॉशंस आर टेकन टू अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ द एयर विद डस्ट और अदर ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस। यहाँ पे बात करता है कि अगर कोई ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं कोई एरिया में जहाँ पे आपको काम के दौरान ही क्लीन करना पड़ेगा, इंटरवल को वेट नहीं करना है, तो आपको इस तरह से क्लीन करना है कि तो वहाँ पे ऐसा जो एयर होता है, जिसमें जो सांस आप ले रहे हो, जो एयर में आप बैठे हो, जो काम आप कर रहे हो, वो एयर में कोई कंटेमिनेशन ना हो, डस्ट वहाँ पे ना जाए, कुछ अलग कुछ केमिकल में काम करे तो केमिकल वहाँ पे ना मिले, मतलब कॉशसली आपको क्लीनिंग करना है। और कोई भी मतलब ये ध्यान देना है कि कोई वहाँ पे एयर का कंटेमिनेशन ना हो जो कि हम लोग के हेल्थ में अफेक्ट कर सकता है, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे लास्ट वाला क्या बात कर रहा है, सुइटेबल अरेंजमेंट्स फॉर डेली कलेक्शन, स्टोरेज, डिस्पोजल और ट्रीटमेंट ऑफ एवरी टाइप ऑफ वेस्ट आर मेड अंडर द इफेक्टिव सुपरविजन। यहाँ पे बात करें कि जितना भी वेस्ट हम लोग का आता है काम करने के दौरान में, चाहे पानी वाला हो, चाहे झाड़ू, चाहे सूखा वाला हो, कोई भी हो, जो भी वेस्ट आप निकालते हैं वहाँ से उसको सही तरह से स्टोर करके रखना। डेली कलेक्शन, यहाँ बात करें डेली कलेक्शन, ठीक है? तो डेली बेसिस में स्टोर करके रखना या उसको डिस्पोज करना, और अगर ज़रूरत पड़े ट्रीटमेंट अगर करना है तो वो आपको करना है डेली बेसिस में, ठीक है? तो ये हो सकता है थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई जो भी वेस्ट होता है अपना वर्किंग प्लेसेस में या वर्किंग रूम में, तो वहाँ पे जो वेस्टेज होता है वह, या फिर जो भी आपका डस्ट होता है, जो भी आपका वेस्ट होता है, उसको कब किस फ्रिक्वेंटली हम लोग को साफ़ करना चाहिए, ठीक है? डेली बेसिस, ओके? तो ये हो गया क्लीनलीनेस एंड हाइजीन को लेके। तो यहाँ पे जो भी दिया है सब कुछ आपका जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है? लेकिन ये कोड में दे दिया है, मतलब क्या है कि अगर इसको लेके वायलेशन कोई डालना चाहेगा वो डाल देगा। और इसको लेके मुझे लगता है ये सेफ्टी जो कमिटी होता है ना, वहाँ पे भी ये बात उठ सकता है, ठीक है? तो ध्यान देना। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपना कोड में। सेकेंड नंबर, वेंटिलेशन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी।
तो वेंटिलेशन कैसे करना है, टेम्परेचर क्या मेंटेन करना है और ह्यूमिडिटी क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। चलते हैं रूल में 27, वेंटिलेशन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। यहाँ भी देखोगे वेंटिलेशन को लेके, टेम्परेचर को लेके, ह्यूमिडिटी को लेके कोई भी पर्टिकुलर यहाँ पे क्लैरिटी नहीं दिया है, ठीक है। तो ये क्लैरिटी आना चाहिए था रूल में, लेकिन नहीं आया है। हो सकता है कि यहाँ पे वो जनरली बात कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि सर्कुलर बाद में आए कि भाई क्या क्या मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जब अगर आप रूल में या रेगुलेशन में या कुछ चीज़ को मेंशन नहीं करोगे तो भाई कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा चीज़ को मेंटेन करना है। तो ये चीज़ यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा लैक लगा, तो ये हो सकता है बाद में लेके आए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे बात हो रहा है सिंपली बिलो ग्राउंड माइंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी का जब भी बात होता है, टेम्परेचर का जब भी बात होता है, ओपन कास्ट माइंस में इतना इफेक्ट नहीं होता है जितना इफेक्ट बिलो ग्राउंड माइंस या अंडरग्राउंड माइंस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं एम्प्लॉयर, ये भी एम्प्लॉयर का जो ड्यूटी है क्या है कि अंडरग्राउंड माइंस में वो मेंटेन करके रखेगा क्या, सुइटेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर मेंटेन्ड इन द वर्क प्लेसेस बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स। एटमॉस्फेरिक कंडीशन मतलब क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट में वो काम करते हैं अंडरग्राउंड माइंस में, उसका वर्किंग एनवायरनमेंट उसको इस तरह से मेंटेन करना है, चाहे वो नेचुरली मेंटेन करो चाहे आर्टिफिशियली मेंटेन करो। नेचुरल मतलब क्या होता है कि जैसे वेंटिलेशन होता है, वेंटिलेशन में देखोगे एक होता है नेचुरल वेंटिलेशन, ठीक है, अप शाफ्ट एंड डाउन शाफ्ट, उसी हिसाब से वहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन होता है। और एक होता है आर्टिफिशियल, जैसे आप कोई फोर्स फैन लगा दिए, कोई मैकेनिकल फैन लगा दिए, कोई वहाँ पे ऑक्सिलरी फैन लगा दिए ताकि आप वेंटिलेशन और कोई एरिया में डाइवर्ट करने के लिए, ये सब चीज़ें आपको करना है। तो ये हो गया एक तो उसमें नेचुरली और आर्टिफिशियल मीन्स टू अवॉइड इनसफिशिएंट एयर सप्लाई, स्टैग्नेंट और वेरिएटेड एयर, हार्मफुल ड्रॉट्स, excessive heat or cold, sudden variation in the temperature, where practicable having regard to the nature of the process carried and avoid excessive humidity or dryness or objectionable odors। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे बात कर रहा है कि जो आपका एटमॉस्फेयर का आपको मेंटेन करिएगा, नेचुरली करिए चाहे आर्टिफिशियल करिए, लेकिन आपको क्या क्या चीज़ को ध्यान देना है कि वहाँ पे सफिशिएंट एयर फ्लो हो जहाँ पे लोग काम करते हैं, वहाँ पे कोई भी एयर स्टैग्नेंट ना हो। स्टैग्नेंट मतलब क्या है कि एक जगह पे रुक जाना, रुकने से अगर एयर फ्लो नहीं होता है तो वहाँ पे डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वहाँ से हो सकता है कुछ जो इनफ्लेमेबल गैसेस होता है वो वहाँ पे डेंजरस गैसेस, नॉक्सियस गैसेस जो होता है वो वहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद हो गया कि हार्मफुल ड्रॉट्स, एक्सेसिव हीट और कोल्ड, कोई एक्सेसिव हीट और कोल्ड उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम लोग को वेंटिलेशन सही चाहिए। उसके बाद टेम्परेचर को वहाँ मेंटेन करना है। उसके बाद यहाँ पे बात करता है कि जो ह्यूमिडिटी होता है अंदर में, जो ह्यूमिडिटी होगा वो ह्यूमिडिटी को एक्सेसिव ह्यूमिडिटी ना हो या फिर एक्सेस ड्राइनेस भी ना हो, उस चीज़ को हम लोग को मेंटेन करना है। और ऑब्जेक्शनेबल ओडर मतलब क्या होता है कि जो गंध होता है माइंस में वो ऐसा ना हो कि वहाँ पे कोई आदमी काम ना करे। तो इस सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग को एटमॉस्फेरिक कंडीशन को बना के देना है ताकि वहाँ पे लोग आराम से कंफर्टेबली काम कर पाए। ये हो गया पहला चीज़, ठीक है। सेकेंड, स्टेप्स आर टू बी टेकन आर नेसेसरी टू प्रोवाइड टू ऑल वर्क प्लेसेस ऑफ द बिलो ग्राउंड माइंस एडिक्वेट वेंटिलेशन टू क्लियर अवे स्मोक, फ्यूम, स्टीम एंड डस्ट टू डाइल्यूट गैसेस दैट आर इनफ्लेमेबल और नॉक्सियस सो दैट रेंडर देम हार्मलेस। यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि हम लोग को स्टेप लेना है, हम लोग को मतलब एम्प्लॉयर को, ठीक है, जो ओनर एजेंट मैनेजर होते हैं उनको ये स्टेप लेना है अंडरग्राउंड माइंस में कि वहाँ पे सही तरह से वेंटिलेशन हो ताकि वहाँ पे कोई स्मोक जो धुआं होता है या फ्यूम होता है या स्टीम होता है या फिर डस्ट जो होता है या फिर जो वहाँ पे जो गैसेस होता है उसको डाइल्यूट कर पाए। जो भी इनफ्लेमेबल गैसेस होता है जिसमें आग लग सकता है, अगर हम लोग एयर सप्लाई सफिशिएंट करें वेंटिलेशन तो वहाँ पे वो डाइल्यूट हो जाएगा, इस तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो चीज़ करना है, जो इसमें भी वही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, सिंपली वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेट किया है, ठीक है। थर्ड में बात करें, एडिक्वेट एंड सफिशिएंट मेजर्स आर टेकन टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉइज फ्रॉम एक्सपोजिंग टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन बाय सुइटेबली चेंजिंग द वर्किंग आवर्स, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिव क्लोथेस और अदर सुइटेबल प्रोविजंस एज नेसेसरी। यहाँ पे भी एम्प्लॉइज का हेल्थ और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बात कर रहा है कि उनको एम्प्लॉयर को ऐसे स्टेप लेना है कि वहाँ पे जो लोग काम करते हैं खुद को कोई एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में खुद को एक्सपोज ना करे। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन मतलब क्या होता है कि ज़्यादा वहाँ पे गर्मी ना हो, ज़्यादा ठंडा ना हो, ज़्यादा ह्यूमिड ना हो, इस तरह का कंडीशन को आपको लोगों को जैसे सामना ना करना पड़े उस हिसाब से आपको स्टेप लेना है। तो कैसे करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सुइटेबली चेंजिंग द वर्किंग आवर्स, जो वर्किंग आवर होता है उसको सुइटेबली आप इसको ध्यान रखें कि किस तरह से उसको आप चेंज करिएगा। उसके बाद जो उनको प्रोटेक्टिव क्लॉथेस जो होता है जैसे यूनिफॉर्म होता है या फिर एक्स्ट्रा कुछ क्लॉथेस होता है जिसको आपको देना है वहाँ पे ये सब ठंडा या गर्मी से बचने के लिए वो देना है। उसके बाद और कुछ अगर प्रोविज़न करना है तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर बात कर रहे हैं, वेयर एडिक्वेटली सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय नेचुरल वेंटिलेशन, वेयर इट डिफिकल्ट टू डिजायर्ड अमाउंट ऑफ एयर वर्क वर्म विदाउट क्रिएटिंग अनकंफर्टेबल ड्रट्स नियर द इनलेट, मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइडेड। ये सेम चीज़ है,
जो ऑलरेडी ये पहला जो पॉइंट इसमें बात हो गया था। अगर फ्रेश एयर नेचुरली माइंस के अंदर नहीं जा पा रहे तो वहाँ पे आपको मैकेनिकल वेंटिलेटर लगा लो और उसी के माध्यम से आप इसको जो भी ज़रूरत है उतना आपको देना है। ये सिंपल वेंटिलेशन के बारे में बात कर रहा है। 5 नंबर बोला है एट एवरी वर्क प्लेस एट द सर्फेस ऑफ द माइंस, सर्फेस ऑफ द माइंस के बारे में बात करें, ठीक है। सर्फेस ऑफ द माइंस जितना भी वर्क प्लेस अपना है, टेम्परेचर सुइटेबल फॉर द टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म्ड इज मेंटेन्ड इन वर्क प्लेसेस एंड द डिग्री ऑफ ह्यूमिडिटी वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द काइंड ऑफ वर्क एंड द आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ द एंड ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि सरफेस के ऊपर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उसको आपको मेंटेन करना है। मेंटेन मतलब क्या होता है कि बाहर में एक टेम्परेचर होता है, एक ह्यूमिडिटी होता है, लेकिन अगर वर्क रूम के अंदर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका वही टेम्परेचर रहेगा तो आप काम नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे आपको मेंटेन करना है। तो इसलिए हम लोग का सबसे इफेक्टिव वे क्या होता है, सबसे इफेक्टिव एसी होता है, ठीक है। उसमें ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल हो जाता है, वहाँ पे आपका टेम्परेचर भी कंट्रोल हो जाता है। तो ये एक दे दिया भाई, वर्क रूम में ऐसा होना चाहिए। लास्टली बोल रहा है कि मेजरमेंट ऑफ एयर क्वांटिटी, temperature and humidity are regularly taken and brought up to the data entries at each air measurement station। ये एक यहाँ पे अच्छा चीज़ दिया जो कि आप बोल सकते हो कि भाई कुछ नया यहाँ पे हम लोग को मिला, ठीक है। क्या बात कही यहाँ पे कि जो भी जहाँ पे आप काम करें, चाहे अंडरग्राउंड माइंस के अंदर हो चाहे वर्क रूम में हो ऊपर में, वहाँ पे आपका मेजरमेंट करना चाहिए किस चीज़ का, एयर का क्वांटिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ये ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और एयर क्वांटिटी को हम लोग को रेगुलर चेक करना है और उसको हम लोग को रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है विथ डेट, ठीक है। कहाँ पे, एट ईच एयर मेजरमेंट स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक चीज़ हम लोग को मिला वो होता है एयर मेजरमेंट स्टेशन। तो एयर मेजरमेंट स्टेशन जो होता है वहीं पे हम लोग को एयर का क्वांटिटी, एयर का ह्यूमिडिटी और एयर का टेम्परेचर हम लोग को पता होना चाहिए या फिर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, ओके। तो ये हो गया आपका वेंटिलेशन में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का। लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या चीज़ को लैग लगा, यहाँ पे लैग है कि टेम्परेचर यहाँ पे पता होना चाहिए था, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था कि भाई कितना टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन करना है। नॉर्मली आप ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर बोलो, एक रेंज होना चाहिए था। ह्यूमिडिटी का भी एक रेंज होना चाहिए था। तो टेम्परेचर देखोगे, अपना बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, लेकिन जब आप माइंस में काम करते हो तो माइंस में हो सकता है बाहर में आपका 30 डिग्री हो, तब भी आपको गर्मी लग सकता है, कि वो डिपेंड करता है कि बाहर में एटमॉस्फेयर कैसा है। और आदमी जो महसूस करता है, जो टेम्परेचर हम लोग फील करते हैं, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर और ह्यूमिडिटी के ऊपर, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर का टेम्परेचर आपका 28 डिग्री होगा, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी वहाँ पे आपका 80% हो जाएगा तो वहाँ पे गर्मी लगेगा, जैसे हम लोग का कोस्टल एरिया में हम लोग को फील होता है, ठीक है। लेकिन जब आप ड्राई एरिया में जाइएगा, जैसे राजस्थान हो गया, वेस्टर्न साइड में देखिएगा, वहाँ पे आपका टेम्परेचर वहाँ पे भले ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ पे जो एयर है वो ड्राई होता है, इसीलिए वो ज़्यादा आपको गर्मी या पसीना नहीं बहता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ह्यूमिडिटी होता है वहाँ पे पसीना बहता है, ठीक है। तो वो वैरी करता है टाइम टू टाइम या फिर सिचुएशन टू सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रेंज होना चाहिए था, जो मेरे को लगा कि यहाँ पे थोड़ा लैक है। तो ये डिपेंड कर जाएगा कि भाई एम्प्लॉयर किस तरह से मेंटेन करता है बाहर का टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और अंदर का टेम्परेचर ह्यूमिडिटी किस तरह से वहाँ पे मेंटेन करके रखता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं थर्ड पॉइंट, एनवायरमेंट फ्री ऑफ डस्ट, नॉक्सियस गैसेस, फ्यूम्स एंड अदर इम्प्योरिटीज। जो एनवायरमेंट में आदमी काम करता है वो डस्ट फ्री होना चाहिए, नॉक्सियस गैस फ्री होना चाहिए, फ्यूम्स नहीं होना चाहिए, अदर इम्प्योरिटीज नहीं होना चाहिए। ये सेम चीज़ है, ठीक है, जनरल नॉलेज है, ओके। 28 बात कर रहा है, देखो सेम चीज़ है कि एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्या है, अंडरग्राउंड माइंस के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, कि उसको ऐसा ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा ताकि वहाँ पे आपका गैस का जो एमिशन होता है वो कम हो माइंस के अंदर, फ्यूम्स जो जनरेट होता है वो कम हो, वेपर और डस्ट जनरेशन जो होता है वो भी कम हो वर्क प्लेसेस में। और फॉर इंश्योरिंग दैट एक्सपोजर ऑफ एम्प्लॉइज टू रेस्पिरेबल डस्ट गैस फ्यूम्स आर लिमिटेड टू एक्सटेंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिकेबल बट इन एनी केस नॉट एक्सीडिंग द लिमिट्स दैट आर हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय। ये यहाँ पे आता है किसके बारे में, जब हम लोग का होता है कि भाई डस्ट जनरेशन या डस्ट इनहेलेशन का एक लिमिट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग परमिसेबल लिमिट। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर सारा स्टेप लेगा कि वहाँ पे आदमी इस तरह का कोई चीज़ को खुद को एक्सपोज ना करे या फिर वहाँ पे कोई डस्ट जनरेशन ना हो, या अगर होता है तो लिमिटेड हो। तो वो लिमिटेशन क्या होता है, परमिसिबल डस्ट लिमिट। तो उसी परमिसिबल डस्ट लिमिट के हिसाब से ही वहाँ पे कंट्रोल होगा कि भाई जब जितना भी जनरेशन हो जाए, लेकिन हेल्थ के ऊपर जो अफेक्ट करता है, जो परमिसिबल लिमिट होता है उससे कम हो। तो ये हो गया एक स्टेप। सेकंड यहाँ पे बात कर रहा है कि नो एम्प्लॉइज इज रिक्वायर्ड टू और अलाउड टू एंटर एट एनी वर्क प्लेस confined space until the practicable measures have been taken to remove any noxious gases, fumes, vapor, dust which may present as bring the levels within the permissible limit। सेम चीज़ है, कोई भी आदमी को कोई भी एरिया में
छोड़ा नहीं जाएगा काम करने के लिए जब तक उस कंडीशन को हम जब तक उस एरिया का जो गैस कंडीशन, नॉक्सियस गैसेस कुछ होता है या फ्यूम से या वेपर से कुछ भी है, डस्ट है, जब तक उसको हम लोग क्लियर नहीं करते हैं तब तक वहाँ पे काम नहीं होगा। सिंपल चीज़ है, ठीक है। ये हो गया प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट एंड नॉक्सियस गैसेस का। अब देखो 4 नंबर, adequate standard of humidification, artificially increasing the humidity of the air, ventilation and cooling of the air in the workroom। तो ये बात कर रहा है ह्यूमिडिफिकेशन को लेके या फिर आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन को लेके, ठीक है। तो देखते हैं उसको। ये हो गया रूल 29, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। क्या होता है ये कि जो ह्यूमिडिटी हम लोग को मेंटेन करना चाहिए अंडरग्राउंड माइंस में हो या वर्क रूम के अंदर, अगर वो नहीं हो पा रहा है नेचुरली, तो उसको हम लोग को आर्टिफिशियली कुछ अरेंजमेंट करके वहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन करना है। तो ये जो ह्यूमिडिफिकेशन आपको ध्यान होता होगा थोड़ा बहुत, आप जानते भी होंगे। एक होता है आपका ह्यूमिडिफायर, ठीक है। एक होता है ना ऑटोमेटिकली वो स्प्रे करता रहता है मॉइस्चर रूम के अंदर, ठीक है, टाइम टू टाइम 10 मिनट्स उसको टाइमिंग सेट कर लीजिए। उसको वो जो ह्यूमिडिफायर होता है वो उसी का ही एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात करता है, एम्प्लॉयर ऑफ एवरी बिलो ग्राउंड माइन शैल इंश्योर, क्या इंश्योर करेगा, in respect of any below ground mine or part thereof, test for determining the relative humidity of the air is carried out and recorded, and if humidity level of the air is found to be harmful to the health of employees, is artificially regulated in such a manner that humidification and temperature do not cause any discomfort to the employee। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है भाई, सिंपल चीज़ है, यहाँ पे जनरल नॉलेज आपको दे रहा है कि भाई जहाँ पे लोग काम करते हैं अंडरग्राउंड माइंस में, अगर वहाँ पे ह्यूमिडिटी ऐसा है कि वहाँ पे आदमी काम नहीं कर पाएगा कंफर्टेबली, तो वहाँ पे आपको उस चीज़ को मेंटेन करना है। और कैसे कंट्रोल करना है, तो आपको कंट्रोल करने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि भाई माइंस के अंदर ह्यूमिडिटी कितना है और एक आदमी कितना कंफर्टेबली, कितना परसेंटेज ह्यूमिडिटी में वो काम कर पाएगा। तो उसको जानने के लिए पहले आपको मेजर करना है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड भी करना है कितना वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल है, और उसके हिसाब से आपको वहाँ पे आर्टिफिशियली कुछ करके वहाँ पे आपको मेंटेन करना है। सिंपल चीज़ है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे है कि द वाटर यूज फॉर द पर्पज इज टेकन फॉर द पब्लिक सप्लाई एंड, हाँ ये एक अच्छा चीज़ है, इसको आप बोल सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे गाइडेंस हम लोग को मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ पे बात कर रहा है कि ये जो आप ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं आर्टिफिशियली, मतलब क्या होता है कि आप एयर में मॉइस्चर को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा ठंडा रहे एरिया। तो अगर इस तरह का कोई आर्टिफिशियली अगर उसको ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो वाटर यूज होगा वो वाटर का यहाँ पे कंडीशन दिया है। क्या दिया है कि वाटर सप्लाई जो होना चाहिए वो, या फिर जो वाटर यूज होगा उसमें वो आना चाहिए पब्लिक सप्लाई से, या फिर अदर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, या फिर प्यूरिफाइड वाटर बिफोर यूज, ठीक है। तो वहाँ पे जो वाटर यूज होगा, चाहे वह पब्लिक सप्लाई से लेकर आइए, नहीं तो फिर जहाँ पे आपका ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है वहाँ से लेकर आइए यूज़ करिए, नहीं तो फिर अगर यूज़ करने से पहले आपको प्यूरीफाई करके यूज़ करिए, क्योंकि वो एयर में रहता है। अगर उसमें प्यूरिफिकेशन नहीं है तो वो डायरेक्टली आपका बॉडी के अंदर जाता है, तो वो हार्मफुल हो सकता है। तो ये एक अच्छा चीज़ है, ठीक है। उसके बाद देखो, द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर एट अप्रोप्रिएट लोकेशंस आर प्रोवाइडेड एंड मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर। सिंपल चीज़ है कि भाई आपको पूरा एरिया में ह्यूमिडिटी कितना है जानने के लिए आपको टाइम टू टाइम, जगह टू जगह आपको एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे लगाना है, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ पर ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए या फिर उसको मेजरमेंट करने के लिए, तभी ना आप कंट्रोल कर पाइएगा। अभी तो आप हर माइंस में हम देखिएगा कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम वहाँ पे लग गया है, तो वो कंटिन्यूसली हर सेकंड में, हर मिनट में वो दिखाता है कि भाई वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, सब चीज़ वहाँ पे दिखाता है। मॉइस्चर कंटेंट कितना है, एयर का ड्राई वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है, वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है, वो सब दिखाता है, ठीक है। वो आ गया। नहीं तो आप थर्मो हाइग्रोमीटर यूज़ करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं सब चीज़ को, ओके। उसके बाद देखो लास्ट में, एम्प्लॉयज आर ट्रेंड टू रिकॉग्नाइज सिम्टम्स विच में लीड टू हीट स्ट्रेस। ये भी एक अच्छा चीज़ है कि जब भी हम लोग इस तरह का कोई आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन जहाँ पे करते हैं वहाँ पे कंटिन्यूस मेजर तो करना ही है, लेकिन वहाँ पे जो आदमी काम कर रहे हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि अगर किसी को हीट स्ट्रेस होता है, हीट स्ट्रेस मतलब क्या होता है, सर्कुलर देखे होंगे जब हम लोग का डीजीएमएस का आता है, कभी जैसे गर्मी से पहले आता है कि टेम्परेचर में नहीं जाना है, बाहर में खड़ा नहीं होना है, ऐसे होने से आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, हीट स्ट्रेस हो सकता है, वहाँ पे आप फेंट हो सकते हैं। ये जो चीज़ें ना, जो गर्मी के चलते जितना भी हम लोग को दिक्कतें आता है, तो वो चीज़ का जो सिम्टम्स होता है, वो सिम्टम्स सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि अंदर में अगर काम कर रहे हो सडनली वहाँ पे टेम्परेचर राइज हो गया या ह्यूमिडिटी वहाँ पे राइज हो गया, जैसे हम लोग बोल सनस्ट्रोक, वैसे ही गर्मी के चलते भी वो कोई बेहोश हो सकता है। तो ये जो हीट स्ट्रेस है इसका सिम्टम सभी को पता होना चाहिए कि भाई इसको देखने से कोई ना कोई बता देगा कि भाई इसको गर्मी के चलते ही दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये एक अच्छा चीज़ दिया यहाँ पे आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन को लेके, ठीक है। ये हो गया फोर्थ बोला। उसके बाद चलते हैं 5, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर।
ये जो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर होता है, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल का मतलब होता है कि जो पानी पीने का लायक हो, या फिर लायक ड्रिंकिंग वाटर, मतलब आपका बॉडी के लिए जो सुइटेबल ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए उसी को बोलते हैं पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, देखते हैं उसका रूल में क्या दिया है। कॉमन रूल्स फॉर हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस, ये जो कॉमन रूल्स है ये सभी के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। 44 पोर्टेबल वाटर क्या है ये? एम्प्लॉयर ऑफ एवरी फैक्ट्री और माइन और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर, बीड़ी सिगरेट फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट, डॉक्टर वर्कर सल इंश्योर, क्या इंश्योर करेगा? अपना ओनर, एजेंट, मैनेजर ड्रिंकिंग वाटर को लेके, पोर्टेबल वाटर को लेके adequate supply of clean, wholesome and safe drinking water is provided for be readily accessible to all employees in all workplaces। तो ये जो होता है adequately supply, adequate supply मतलब होता है कि जितना हम लोग को ज़रूरत है उतना वहाँ पे एम्प्लॉयर सप्लाई करेगा, क्या? क्लीन, होलसम एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो भी लोग काम करते हैं उनको वो सप्लाई करेगा। इसको लेके 1952 माइंस एक्ट में देखिएगा, याद होगा, वहाँ पे 2 लीटर्स लिख के वहाँ पे पर्टिकुलर लिख दिया था। इवन अगर रूल में जाओगे तब भी वहाँ पे लिखा था भाई 2 लीटर वहाँ पे मिनिमम होना चाहिए पर डे के हिसाब से, एम्प्लॉय के हिसाब से। ठीक है, लेकिन यहाँ भी सर्कुलर में भी हम लोग पहले भी जानते थे कि अगर 30 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हम लोग को 3 लीटर वहाँ पे देना है। तो ये चीज़ यहाँ पे आना चाहिए था, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ गवर्नमेंट क्या डाल दिया, किसके ऊपर? एम्प्लॉयर के ऊपर। तो एम्प्लॉयर वहाँ पे डिसाइड करेगा कि मेरा आदमी को कितना लीटर चाहिए पानी पीने के लिए एक दिन में। ठीक है, वो वहाँ पे सप्लाई करेगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा एडिक्वेट, मतलब जितना ज़रूरत है वहाँ पे वो सप्लाई करना है। तो ये जो एडिक्वेट सप्लाई जो कितना होना चाहिए, ये हम लोग माइंस लेवल में भी इसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सेफ्टी कमेटी है, यूनियन हो गया, अपना बाइपेट्राइट मीटिंग हो गया, उसमें बैठ के ये सब चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ बोला? एक तो होता है क्लीन, होलसम एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, प्रोवाइडेड होना चाहिए। उसके बाद रेडिली एक्सेसिबल होना चाहिए। रेडिली एक्सेसिबल मतलब क्या होता है कि वहाँ पे भाई हमेशा ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ज़रूरत पड़ा तभी हम लोग मंगाते हैं, नहीं, वहाँ पे रेडिली एक्सेसिबल मतलब आदमी जाए और पानी पिए, जो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए वहाँ पे। हो गया। सेकेंडली बात कर रहे हैं, एनी सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर अदर दैन द पाइप्ड सप्लाई इज कंटेंड इन सुइटेबल वेजल्स क्लियरली मार्क्ड एंड डिस्प्लेड इन हिंदी, इंग्लिश और and in local language to indicate that water is safe for drinking and such supply is replenished daily। ठीक है, and all necessary precautions are to be take preserve the water and vessel from contamination। तो ये चीज़ हम लोग पहले भी जानते थे कि जब भी हम लोग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करते हैं किसी को, या फिर जो भी ड्रिंकिंग वाटर रहेगा जो पाइप से डायरेक्टली नहीं आता है, तो उसको हम लोग को कैसे देना है? वहाँ पे हम लोग वेजल देंगे, मतलब वहाँ पे स्टोरेज करके रखेंगे ड्रिंकिंग वाटर। तो ये जो जहाँ पे हम लोग रखेंगे ड्रिंकिंग वाटर को, वहाँ पे लिखा होना चाहिए कि भाई ड्रिंकिंग वाटर। ये जो ड्रिंकिंग वाटर लिखा होगा वो हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा और लोकल लैंग्वेज जो मैक्सिमम लोगों को समझ में आता है, 3 लैंग्वेज में यहाँ पे रहेगा। और वो जो ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए वो पर्टिकुलरली वहाँ पे क्लियरली इंडिकेशन वहाँ पे होना चाहिए कि भाई ये जो वाटर है ये सेफ है पीने के लिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ये लिखना है, ड्रिंकिंग वाटर लिख सकते हैं, उसके बाद भी आपको इंडिकेट करना है कि सेफ है कि नहीं, तो बेटर लिख लो भाई सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, उसके बाद उसको आपको डेली बेसिस में, जहाँ पे आप अगर आप किसी को दे रहे हो पीने के लिए एक स्टोरेज टैंक में, तो वहाँ आपको डेली बेसिस में उसको रिप्लेस करना है, मतलब रिप्लेनिश मतलब उसको भरना है। ठीक है, उसको डेली बेसिस में उसको भर के रखना है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपको बाकी स्टेप्स भी लेना है कि वहाँ पे वाटर जो होता है उसी में वो वाटर कभी कंटामिनेशन ना हो। ठीक है, कोई गंदगी उसमें ना जाए, आपको टैंकी आपको क्लीन करना है, ये सब चीज़ का जो भी होता है सिविल का काम रहता है ये सब मैक्सिमम, तो ये चीज़ यहाँ पे बोल दिया। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड, एक्सेप्ट वेयर द वाटर इज डिलीवर्ड बाय राइजिंग जेट यूज ऑफ कॉमन ड्रिंकिंग टम्बलर्स और कप्स इज प्रोहिबिटेड। ये क्या है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक बोल रहा है कि जो पानी एक होता है टैप से आता है, टैप से आने के बाद हम लोग पीते हैं, तो वो जो पीते हैं यह पीने का भी तरीका बताया कि पीने का कभी कभार होता है कि कुछ कुछ जगह पे, मैक्सिमम जगह पे रेलवे स्टेशन में देख लो, एक ग्लास रहता है कॉमन ग्लास, उसी को चेन में बंधा हुआ रहता है, उसी को लेके पीना है, फिर धो के रखना है, फिर कोई आएगा फिर पी लेगा, ये सब चीज़ होता है। उसको यहाँ पे डायरेक्टली बोला कि उसको अवॉइड करना है। ठीक है, वो रखना ही नहीं है, अवॉइड क्या है, उसको रहेगा ही नहीं। और एक चीज़ बोला जहाँ पे राइजिंग जेट वाला है, राइजिंग जेट मतलब होता है कि पिक्चर दिखा देंगे, उसमें होता है कि पानी आपको नीचे से ऊपर ऐसे होता है, जैसे आप स्विच दबाएगा वो पानी ऊपर ऐसे उठेगा, ज़्यादा नहीं, मतलब इतना उठेगा जैसे आप ऐसे करके पी सकते हैं, तो उसको बोलते हैं राइजिंग जेट। अगर इस तरह का वहाँ पे कोई दिए हैं फैसिलिटी, तो वहाँ पे आपको इस तरह का कोई कॉमन कप रखने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आके पिएगा। लेकिन जहाँ पे कॉमन कप या ग्लास रखे हैं तो उसको करना ही नहीं है, उस तरह का आपको देना भी नहीं है। ठीक है, 4 नंबर बोल रहा है, वेयर वाटर इज अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पज और is provided for use in other purposes it is to be indicated in Hindi, English and other local language provided in case of building or other construction work every employer shall ensure that। okay, ये दूसरा के लिए दे दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या और एक चीज़ क्या बोल रहा है
यहाँ पे बात करें कि जो ड्रिंकिंग वाटर सेफ़ नहीं है पीने के लिए, अनसेफ है, ठीक है, या फिर उसको कहीं पे आप पानी रखे हैं जो कि ड्रिंकिंग के लिए नहीं है, बाकी और कोई चीज़ के लिए वहाँ पे रखे हैं, तो वहाँ पे पर्टिकुलरली वहाँ पे इंडिकेशन या लिखा होना चाहिए कि भाई ये वाटर पीने के लिए नहीं है। और कौन सा लैंग्वेज में रहेगा? हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में रहेगा, ताकि आदमी को क्लैरिटी मिले कि भाई ये ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है। ओके, उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन वाटर के लिए दे दिया यहाँ पे, इसको छोड़ दो, ये ABC को, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका ड्रिंकिंग वाटर को लेके। ओके, तो यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है? आपका क्वांटिटी नहीं दिया, टेम्परेचर नहीं दिया, लेकिन एडिक्वेट बोल दिया, एम्प्लॉयर के ऊपर छोड़ दिया। ओके, उसके बाद चलते हैं एडिक्वेट स्टैंडर्ड्स टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग एंड टू प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस टू एम्प्लॉयज़ और अदर पर्सन्स एज द केस में बी एम्प्लॉयड देयर इन। ओवर क्राउडिंग, ये चीज़ पहले कभी नहीं था। ओवर क्राउडिंग मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जितना लोग होना चाहिए उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे भर दिए, जैसे बस में जाते हैं हम लोग लोड होके, वो होता है ओवर क्राउडिंग, ठीक है। ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए एक स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना है, स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, और वहाँ पे सफिशिएंट स्पेस देना चाहिए एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए, ठीक है। अब देखो इसको लेके रूल में क्या बात कर रहा है, 45 ओवर क्राउडिंग, ठीक है। एम्प्लॉयर ऑफ एवरी फैक्ट्री और माइन, ठीक है, ये क्या फैसिलिटी करेगा? जो ओनर जनरल मैनेजर होता है कि ओवर क्राउडिंग वहाँ पे ना हो, उसके लिए क्या बोलेगा? फ्लोर स्पेस इन बिल्डिंग डॉक एरिया। देखो ये पर्टिकुलरली इन केस ऑफ डॉक के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। सेकंड देखो, सफिशिएंट स्पेस इज प्रोवाइडेड अराउंड द इंडिविजुअल मशीन्स और प्रोसेस यूनिट्स टू अलाउ फॉर नॉर्मल ऑपरेशन, एडजस्टमेंट्स, ऑर्डिनरी रिपेयर्स फॉर मटेरियल सप्लाइड इन प्रोसेस और कंप्लीटेड। क्या ये बोल रहा है कि भाई आपका जो मशीन चलता है, जो भी इंडिविजुअल मशीन चलता है, उसके आसपास में सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई अगर प्रोसेसिंग प्लांट है या प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, प्लांट के अंदर बहुत सारा यूनिट होता है ना, क्रशिंग, स्क्रीनिंग, उसके बाद फिल्ट्रेशन, उसके बाद आपका दूसरा जो प्रोसेसिंग होता है, ये जितना भी मशीन अगर आप प्लांट में लगाते हैं तो वहाँ पे आपका उसके चारों तरफ आपका सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, ठीक है, ताकि तो वहाँ पे अगर हम लोग को कोई नॉर्मल ऑपरेशन करना है या फिर कोई एडजस्टमेंट करना है, ठीक है, कोई एडजस्ट करना है वहाँ पे जाके कुछ उसको कैलिब्रेट करना है, या फिर कोई ऑर्डिनरी रिपेयर करना है, कोई रिपेयर अगर काम करना है वहाँ पे, या फिर कोई मेटेरियल जो सप्लाई करते हैं उसको लेके जाना, लेके आना, वहाँ पे हैंडल करना, ये सब चीज़ के लिए वहाँ पे स्पेस होना चाहिए। तो यहाँ पे बोलते हैं कि भाई वहाँ पे आपको सफिशिएंट स्पेस वहाँ पे देना है। थर्ड यहाँ पे बोले एडिक्वेट प्रोविजंस आर मेड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग एट एनी प्लेस वेयर एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू वर्क और असेंबल फॉर एनी रीजन इन द प्रेमिसेस। तो यहाँ पे बात करता है कि जहाँ पे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग जहाँ पे काम करना ज़रूरत पड़ता है, या फिर जहाँ पे असेंबल होते हैं, ठीक है, उस एरिया में या उस प्रेमिसेस में हम लोग को ऐसा ऐसा स्टेप लेना है ताकि वहाँ पे कोई ओवर क्राउडिंग ना हो। तो क्या क्या स्टेप के लिए यहाँ पे देखो बात कर रहा है। पहला चीज़, डिजाइन एंड यूज ऑफ साइंस और सिंबल्स इन इंग्लिश, हिंदी और लोकल लैंग्वेज दैट इंडिकेट एंड इलुस्ट्रेट ओवर क्राउडिंग रिलेटेड हैजर्ड्स इन ऑल वर्किंग एरिया, स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अलाउड टू वर्क एट सच प्लेसेस एट वन टाइम। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे जो एरिया में वो लोग काम करते हैं या फिर असेंबली होना है, तो वहाँ पे आपको इस तरह का वहाँ पे साइन बोर्ड लगाइए सिंबल के साथ, ताकि उसमें वो हिंदी में रहे या इंग्लिश में और लोकल लैंग्वेज में रहे, ताकि उसको देखने से आदमी को समझ में आ जाएगा अगर मैं यहाँ पे ओवर क्राउडिंग करता हूँ तो मेरे को क्या हजार्ड्स हो सकता है। जैसे हम लोग का हुआ था फ्लू, जैसे होता है किसी का बुखार होता है, या फिर किसी कोविड जो टाइम था उस टाइम में क्या होता है भाई, अगर 2 मीटर के अंदर आप खड़े हो जाओगे तो हमें चांसेस होता है किसी को पास होने का। तो इस तरह का आपको हजार्ड्स जो होता है ओवर क्राउडिंग के चलते, वो चीज़ वहाँ पे बताना चाहिए। क्या क्या हजार्ड्स हो सकता है? एक होता है भाई अब किसी को बुखार है, कोई डिजीज है, वो ट्रांसमिट हो सकता है। किसी को कोई छींकता है तो उसका भी असर उसके ऊपर पड़ सकता है। थर्ड हो गया कि वहाँ पे कोई सांस, किसी का थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा सांस लेने का, वहाँ पे वो बेहोश हो सकता है, उसको इशू हो सकता है। गर्मी वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ का वहाँ पे पर्टिकुलरली समझ में आ जाना चाहिए सिंबल से। उसके बाद वो जो वर्किंग एरिया में जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ पे आपको ये भी वहाँ पे लिख के रखना है कि कितने लोग वहाँ पे अलाउड है एट वन टाइम, एक बार में उस एरिया में कितने लोग खड़ा होना चाहिए या कितने लोग बैठ पाएंगे, वो भी वहाँ पे मेंशन होना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए। ओके, सेकंड बात कर रहा है व्हीकल एंड पेडेस्ट्रियन पाथवेज आर केप्ट सेपरेट यूजिंग बैरियर्स इंडिकेटिंग बाय डिस्टिंक्टिव कलर्स। ओके, जहाँ पे गाड़ी जाता है और जहाँ पे लोग पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल जाते हैं, वो जो रूट्स होते हैं या ये जो रोड्स होते हैं या ये जो पाथ होता है, ये सब अलग अलग रखना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई गाड़ी या फिर जो लोग पैदल जाते हैं उनके बीच में कोई टकरार ना हो, यहाँ पे वहाँ पे ज़्यादा जाम ना हो। इस तरह का वहाँ पे आपको सेपरेट सेपरेट लाइन उनको देना है। डिप्लॉयमेंट ऑफ व्हीकल्स आर मैनेज्ड इफेक्टिवली एंड ओवर क्राउडिंग इज अवॉइडेड। ठीक है, जो भी आप व्हीकल डिप्लॉय कर रहे हो
या फिर जो व्हीकल आप यूज़ कर रहे हो इस तरह से करो कि भाई वहाँ पे कोई ओवर क्राउडिंग ना हो, सही तरह से वहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल रहे, एक्सीडेंट वगैरह इस तरह का कोई अनवांटेड चीज़ नहीं ना हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, लाइटिंग, एडिक्वेट लाइटिंग। ये एडिक्वेट लाइटिंग क्या होता है? एडिक्वेट लाइटिंग ऑलरेडी हम लोग पहले भी 1955 में रूल में भी हम लोग देखे हुए थे, सर्कुलर में भी देखे हुए कि भाई लाइटिंग कितना होना चाहिए। उसके ऊपर में ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, भाई ये हम लोग सर्कुलर पहले से भी जानते हैं कहाँ पे कितना लाइटिंग होना चाहिए। अगर माइंस के बारे में देखोगे, हॉल रोड में कितना होना चाहिए, गाड़ी के अंदर कितना होना चाहिए, केबिन के अंदर कितना होना चाहिए, आपका कन्वेयर बेल्ट के पास में कितना होना चाहिए, प्लांट में कितना होना चाहिए, क्रशिंग प्लांट में कितना होना चाहिए, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट पॉइंट है वहाँ पे कितना होना चाहिए, वो जो लक्स का होता है उसी को बोलते हैं लाइटिंग मेजरमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे एडिक्वेट लाइटिंग बोल दिया, मतलब ये भी आपके ऊपर छोड़ दिया कि भाई कितना लाइट देना है आपको, आप ही देख लीजिए। तो यहाँ पे लेकिन ये चीज़ को मेंशन करना चाहिए था। तो देखो 46 में लाइटिंग इल्यूमिनेशन, एम्प्लॉयर का ये ड्यूटी रहेगा माइंस में कि भाई इंश्योर करेगा, क्या इंश्योर करेगा कि ऑल प्लेसेस इन द एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग ऑल अम्यूनिटीज फॉर द यूटिलिटी सर्विसेज वेयर एम्प्लॉयज वर्क और पास may have to work or pass in emergencies or are provided during time used with adequate natural or artificial lighting or both suitable for the operations and a special type of work performed natural lighting is arranged whenever possible। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि भाई जहाँ पे भी जो भी माइंस के अंदर जो भी जगह पे लोग काम करते हैं या फिर जो काम करने जा रहे हैं या फिर जिसको यूज़ करते हैं रोड के हिसाब से, यहाँ पे जहाँ पे जाते हैं कुछ जैसे लैट्रिन हो गया, यूरिनल्स हो गया, वो कहीं पे भी आदमी जहाँ जहाँ काम करता है उस जगह पे आपको सफिशिएंट लाइटिंग या फिर एडिक्वेट लाइटिंग वहाँ पे देना है। तो ये जो लाइटिंग के लिए बात कर रहा है ये भी बोल रहा है भाई नेचुरल लाइटिंग और आर्टिफिशियल लाइटिंग। नेचुरल लाइटिंग हो गया जब तक शाम नहीं होता है और शाम के बाद हो गया आर्टिफिशियल लाइटिंग। तो जहाँ पे आप नेचुरल लाइटिंग दे सकते हैं वहाँ पे नेचुरल लाइटिंग से काम करिए, और जहाँ पे नेचुरल लाइटिंग के साथ आपको आर्टिफिशियल लाइटिंग देना है वहाँ पे दोनों को करिए। जहाँ पे आपको नेचुरल लाइट नहीं जा पाता है वहाँ पे आर्टिफिशियल लाइटिंग दीजिए, सिंपल चीज़ है, ठीक है, लेकिन आपको लाइटिंग देना है एडिक्वेट। सेकंड, आर्टिफिशियल लाइटिंग इज प्रोवाइडेड और अरेंज्ड व्हेन डे लाइट इज फेल्स। ऑब्वियसली जैसे आपका दिन जाता है आपको आर्टिफिशियल लाइटिंग देना है फॉर एरियाज वर डे लाइट इल्यूमिनेशन इनसफिशिएंट वेयर एवर पॉसिबल, ठीक है। मतलब होता है कि ये तो हो गया कि भाई दिन के बाद तो आपको आर्टिफिशियल लाइटिंग देना ही है, लेकिन अगर दिन के टाइम में भी कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे आपको लाइटिंग के बिना नहीं हो पाता है, आर्टिफिशियल लाइटिंग के बिना, वहाँ पे देना है। सिंपल आप अपना ऑफिस देख लो, ठीक है, सेम चीज़ है, बाहर में लाइट है फिर भी आपको अंदर में लाइट जलाना है। थर्ड, at every workplace where employees are exposed to risks in the event of failure of artificial lighting are provided with automatic emergency lighting। ये देखो ये एक अच्छा चीज़ यहाँ पे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जहाँ पे आपका आर्टिफिशियल लाइटिंग दे रहे हैं वहाँ पे आपको एक ऑटोमेटिक इमरजेंसी लाइटिंग का सुविधा भी वहाँ पे होना चाहिए। वही सफिशिएंट इंटेंसिटी, सफिशिएंट पावर है वो भी सफिशिएंट होना चाहिए। दैट हैज़ द एनर्जी सोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द इंस्टॉलेशंस ऑफ द फॉर जनरल लाइटिंग सिस्टम आर इन वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। तो ये जो इमरजेंसी लाइटिंग रहेगा उसका सोर्स, वो जो पावर खींचेगा या जिससे उसको पावर मिलेगा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब जो जनरल लाइटिंग हम लोग अपना माइंस के लिए दे रहे हैं या ऑफिस के लिए दे रहे हैं, इमरजेंसी लाइटिंग उससे साथ कनेक्टेड नहीं होगा, लेकिन वो उसका साथ एक अलग सा उसका सिस्टम बना के रखिए, जैसे वो जाएगा जनरल लाइटिंग आपका इमरजेंसी लाइटिंग वहाँ पे ऑन हो जाएगा विथ सफिशिएंट इंटेंसिटी, सफिशिएंट पावर। ओके ओके, ये तो प्लांटेशन का, ये बिल्डिंग का हो गया, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। ओके, अब चलते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, सफिशिएंट अरेंजमेंट ऑफ लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स अकोमोडेशन फॉर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज सेपरेटली एंड मेंटेन हाइजीनिक देयरइन। तो इसको लेके भी हम लोग 1955 में बात हुआ था कि 50 लोग थे, 50 फीमेल 50 मेल, उस तरह का। इसको देख लेते हैं अपना सेंट्रल में रूल में 47, लैट्रिन एंड यूरिनल अकोमोडेशन। ओके, एम्प्लॉयर ऑफ एवरी फैक्ट्री माइन, ये देखो खाली माइंस के लिए नहीं सभी के लिए है, फिर भी हम लोग माइंस के हिसाब से देखते हैं कि ओनर एजेंट मैनेजर होते हैं या ओनर एजेंट जो होते हैं वो माइंस में सफिशिएंट नंबर ऑफ यूरिनल या लैट्रिन देंगे, ठीक है। क्या देंगे देखो, इन एवरी वर्क प्लेस sufficient latrine and urinal accommodations are provided at conveniently accessible places separately for the use of male, female, transgender and person with disabilities। पहला चीज़ बात कर रहा है कि हर एक जगह पे जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ लैट्रिन्स और यूरिनल्स देना है, और विथ कन्वीनियंटली एक्सेसिबल प्लेसेस, मतलब जहाँ पे इजीली एक्सेसिबल हो या एक्सेस कर सकते हैं वो उस जगह पे देना है। किस किस के लिए? मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। सेकेंडली बात कर रहे हैं यहाँ पे, सच अकोमोडेशंस इज सफिशिएंटली लाइटेड, वेंटिलेटेड एंड मेंटेन्ड इन क्लीन एंड सैनिटरी कंडीशंस एट ऑल टाइम।
तो ये जो अकोमोडेशन होता है लैट्रिन और यूरिनल का, वो सफिशिएंटली लाइटिंग वहाँ पे होना चाहिए। तो पहले भी जो एडिक्वेट लाइटिंग के लिए बात किए थे उसमें भी हम लोग बात किए थे, यहाँ भी सेम चीज़ है कि भाई वहाँ पे यूरिनल हो या लैट्रिन हो, वहाँ पे सफिशिएंट लाइटिंग होना चाहिए, वेंटिलेशन सही होना चाहिए और उसको अच्छी तरह से मेंटेन करना चाहिए ताकि वो सैनिटरी कंडीशन में रहे। सैनिटरी मतलब क्या होता है कि उसको यूजेबल कंडीशन में हो, हाइजीनिक हो, क्लीन साफ होना चाहिए। उसके बाद देखो क्या यहाँ बोल रहा है, 1955 में हम लोग देखे थे जो लैट्रिन्स होता है उसका हाइट 1.25 मीटर से होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। प्राइवेसी होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, नीचे में उस टाइल्स लगना चाहिए, वो सब चीज़ भी था, यहाँ पे भी वही है। द फ्लोर ऑफ द लैट्रिन, यूरिनल एंड अदर सैनिटरी ब्लॉक्स आर मेंटेन्ड इन नॉन स्लिपरी कंडीशन। जो भी लैट्रिन और यूरिनल्स होता है, जो भी इसको जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, उसका फ्लोर जो होता है वो नॉन स्लिपरी होना चाहिए, कोई स्लिपरी नहीं होना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई एक्सीडेंट ना हो गिर के। सेकेंड, द इंटरनल वॉल्स ऑफ द लैट्रिन्स, यूरिनल्स एंड अदर सैनिटरी ब्लॉक्स आर लेड इन ग्लेज्ड टाइल्स। तो ये जो इंटरनल वॉल होता है लैट्रिन के अंदर में या यूरिनल के अंदर में जो वॉल होता है, इंटरनल अंदर वाला जो वॉल होता है, उसको ग्लेज टाइल मतलब जो शाइनिंग जो टाइल्स होता है, जो ग्लेज करता है या चमकदार जो टाइल्स होता है वो वहाँ पे यूज होना चाहिए। अल्टरनेटिवली इंटरनल वॉल्स ऑफ द लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स आर फिनिश्ड इन सच ए मैनर टू प्रोवाइड स्मूथ पॉलिश्ड एंड इम्प्रीवियस सर्फेसेस टू फैसिलिटेट क्लीननेस एंड हाइजीन। ये भी 1955 में था। आपको अंदर में जो इंटरनल वॉल है वहाँ पर टाइल्स देना है जो थोड़ा सा ग्लेज हो या फिर एकदम चिकना हो, लेकिन अगर उसको नहीं दे पाते हैं तो वहाँ पे इस तरह का प्रोविज़न वहाँ पे करना है कि वो जो इंटरनल वॉल जो है वो स्मूथ रहे, पॉलिश्ड रहे और वहाँ पे एकदम क्लीन सरफेस रहे और वहाँ पे ताकि वहाँ पे क्लीनलीनेस और हाइजीन वहाँ पे मेंटेन कर पाए। ये क्यों बोला है कि क्लीन चमकदार होना चाहिए? इसीलिए कि वहाँ पे अगर कुछ गंदगी होता है जो क्लीन नहीं हो पाए तो आपको ये देखने से समझ में आ जाता है, ठीक है। और सेकंड है एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है आदमी का कि भाई एकदम क्लीन है, ठीक है, वो भी एक मैटर करता है। थर्ड, सैनिटरी पैन्स ऑफ लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स आर केप्ट वास्ट एंड क्लीनिक। जहाँ पे जो लैट्रिन यूज करते हैं या फिर जो यूरिनल्स होता है उसका जो पैन होता है जिसमें बैठ के आप यूज़ करते हैं तो वो सब क्लीन होना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन का चांस ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया स्केल, क्या स्केल दिया कि एटलीस्ट 1 सेपरेट लैट्रिन अकोमोडेशन फॉर एवरी 25 मेल एंड 15 फीमेल एम्प्लॉयज एंड एटलीस्ट 1 separate latrine accommodation each for person with disabilities employees and for transgender employees is provided। तो यहाँ पे क्या बोला कि 25 मेल में एक लैट्रिन, 15 फीमेल में एक लैट्रिन, उसके बाद सेपरेट लैट्रिन आपको देना है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं उनके लिए और ट्रांसजेंडर के लिए, ठीक है, उनको आपको देना है। तो यहाँ पे एक स्केल आपको मिला, मेल का हो गया 25 और फीमेल को हो गया 15, ठीक है। उसके बाद यूरिनल का बात कर रहा है कि एटलीस्ट 1 यूरिनल फॉर एवरी 15 मेल एम्प्लॉयड एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे आपका फीमेल का नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूरिनल का जब बात होता है तो वहाँ पे 15 मेल कर दिया, में 15 में एक आपको यूरिनल देना है, लेकिन यहाँ पे फीमेल का, ट्रांसजेंडर का या पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे नहीं दिया है। सिंपली यहाँ पे मतलब जो लैट्रिन होता है 15 का उस सेम यहाँ पे रह जाएगा यूरिनल के लिए, उसी को आपको यूज़ करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक चेंजेस मिला हम लोग को। उसके बाद होता है वाइल क्लीनिंग ऑफ लैट्रिन यूरिनल अकोमोडेशंस एडिक्वेट साइनेज क्लब क्लीनिंग प्रोग्रेस इन इंग्लिश, हिंदी और लोकल लैंग्वेज की। ये चीज़ देखो, ये जो चीज़ है ये चीज़ पहले ड्राफ्ट में नहीं था, ये वाला कि जब भी आप चाहे यूरिनल हो चाहे लैट्रिन अगर कोई क्लीनिंग चल रहा है, अगर साफ़ हो रहा है तो उस टाइम में बाहर में एक साइन बोर्ड लगाना है जिसमें लिखा रहेगा क्लीनिंग इन प्रोग्रेस, ताकि कोई भी अगर क्लीनिंग चल रहा है तो कोई आकर उसको यूज़ करने के लिए नहीं आएगा। तो बाहर में लिखा होना चाहिए, बाहर में एक बोर्ड या फिर एक साइनेज लगा लो कि भाई क्लीनिंग इन प्रोग्रेस, जो इंग्लिश या हिंदी में रहेगा प्लस लोकल लैंग्वेज में वहाँ पे रहेगा, ठीक है। वॉश बेसिन फैसिलिटी विथ टैप वाटर इज मेड अवेल। वॉश बेसिन वहाँ पे जो हाथ धोते हैं जहाँ पे, वॉश बेसिन विथ टैप वाटर, वहाँ पे टैप वाटर का सुविधा होना चाहिए। 6 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेडीज़ के लिए। यहाँ पे बात कर रहा है sanitary napkins in sufficient quantity are provided free of charge and maintained in the women's toilet for their use and the same are to be replenished on the daily basis। यहाँ पे बात करता है कि सैनिटरी नैपकिन्स होता है जो कि लेडीज़ अपना पीरियड्स के टाइम में यूज़ करते हैं, ये चीज़ पहले नहीं था। ये चीज़ यहाँ पे एडिशन दिया एम्प्लॉयर का ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कि ये एम्प्लॉयर का ही ड्यूटी है या ओनर या एजेंट का या मैनेजर का ये ड्यूटी रहेगा कि जो भी लेडीज़ का टॉयलेट होता है वहाँ पे सैनिटरी पैड को वहाँ पे सप्लाई वहाँ पे सफिशिएंट रखे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है, ताकि वो डेली बेसिस में अगर किसी को ज़रूरत है वो यूज़ करेगा और आपको डेली बेसिस में उसको चेक भी करना है और डेली बेसिस में उसको आपको फिलअप भी करना है। मतलब आपको डेली बेसिस चेक करने की ज़रूरत है या नहीं है, जब ज़रूरत है वहाँ पे आपको सप्लाई
सफिशिएंटली देना है। तो ये चीज़ पहले नहीं था, ये कोड में डायरेक्टली इसको ऐड किया, ये अच्छा एडिशन है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या बात करता है, डिस्पोजेबल बीन्स विथ लीड्स। क्या है कि आपको जो वेस्ट बिन होता है, जिसको हम लोग डस्टबिन नॉर्मली बोलते हैं, लाइक एक्चुअली वो वेस्ट बिन होता है, तो वेस्ट बिन डिस्पोजेबल बीन्स विथ लीड मतलब कवर, जो उसका कैप होता है, वो इस तरह का वहाँ पे आपको देना है। किसमें, वोमेन वाला टॉयलेट में और मेल वाला टॉयलेट में। ये मेनली वोमेन वाला टॉयलेट में डायरेक्टली इसलिए बोल रहा है कि जो यूज्ड पैड्स होता है वो इसी में डिस्पोज होगा, और उसको आपको डेली बेसिस में उसको आपको बाहर में लेके उसको डिस्पोज भी करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वोमेन टॉयलेट के लिए भी बात हुआ। द यूज नैपकिन्स आर सेफली डिस्पोज ऑफ, इसको जो नैपकिन्स पैड्स होता है उसको आपको डिस्पोज करना है। सेकंड हो गया डिस्पोजेबल बीन्स विद लीड्स शैल ऑल्सो भी प्रोवाइडेड, ये भी दिया जाएगा आपका मेन वाला टॉयलेट में, ट्रांसजेंडर वाला टॉयलेट में और पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला टॉयलेट में। मतलब है कि सभी का टॉयलेट में वेस्ट बीन्स विथ लीड कैप वाला वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। 8 नंबर है एवरी लेट्रिन इज केप्ट अंडर कवर एंड सो पार्टीशन ऑफ द सिक्योर प्राइवेसी एंड हैव टू प्रॉपर डोर फास्टनिंग एंड एग्जॉस्ट। मतलब कि जितना भी जो भी लैट्रिन्स होता है उसको सही तरह से कवर, मतलब बिल्डिंग होना चाहिए, ऊपर में कवर होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे पार्टीशन होना चाहिए कि प्राइवेसी वहाँ पे रहे, प्लस वहाँ पे डोर या फास्टनिंग का वहाँ पे जाना चाहिए, मतलब एक डोर होना चाहिए और डोर को अंदर से लॉक करने के लिए भी सुविधा वहाँ पे देना चाहिए, इंक्लूडिंग एग्जॉस्ट सिस्टम, जो एग्जॉस्ट फैन होता है, ताकि अंदर में कोई स्मेल या जो एयर है वो ना रहे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बात करें कि जहाँ पे मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर और पर्सन डिजेबिलिटीज आर एम्प्लॉयड, जहाँ पे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर और पर्सन विद डिजेबिलिटी काम कर रहे हैं, उनका लैट्रिन का जो ब्लॉक होता है उसका आउटसाइड में लिखा रहेगा फॉर मेन ओनली, फॉर वोमेन ओनली, फॉर ट्रांसजेंडर पर्सनस ओनली, फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटीज ओनली, ठीक है। ये सब रहेगा हिंदी या इंग्लिश प्लस लोकल लैंग्वेज के साथ, ठीक है। उसके बाद हो रहा है कि वेस्ट और सलेज वाटर फ्रॉम द लैट्रिन्स और यूरिनल्स ट्रीटेड सेफ डिस्पोज ऑफ। कि ऑब्वियस चीज़ है कि जो वाटर्स यूज है, जो यूज्ड वाटर्स होता है लेटिन से या फिर यूरिनल से जो भी हाथ धोते हैं, वो जो पानी होता है उसको सही तरह से ट्रीटमेंट या सेफली उसको वहाँ से निकाल देना चाहिए, ड्रेनेज या पाइप के द्वारा, वो आप करना जरूरी है। वाटर टैप ऑफ लैट्रिन, लैट्रिन में वाटर टैप के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि लैट्रिन में वाटर टैप जो होता है वो कैसे होना चाहिए। Where piped water supply is available, water taps are to be provided in or near such latrine accommodation। ऑब्वियस चीज़ है, जहाँ पे आपका टैप वाटर या पाइप वाटर देते हैं, लैट्रिन अंदर आपको प्रोवाइड करना है वाटर टैप्स, ठीक है। उसके बाद इफ पाइप वाटर इज नॉट सप्लाई, जहाँ पे पाइप वाटर सप्लाई हम लोग नहीं दे पाते हैं, तो वाटर इज प्रोवाइडेड बाय द मीन्स ऑफ टैप और अदरवाइज सो एज टू बी कन्वीनियंटली एक्सेसिबल इन और नियर द लैट्रिन एंड यूरिनल्स। नॉर्मली अभी सभी का जगह पे आपको पाइप वाला या टैप वाला आपको मिल जाएगा वाटर। अगर बाई चांस ऐसा कोई जगह है जहाँ पे आप टैप नहीं दे पाते हैं या पाइप वाटर नहीं दे पाते हैं, तो वहाँ पे आपका वाटर का फैसिलिटी ऐसे देना है कि ताकि वो इजीली उसको एक्सेस कर पाए। ओके यहाँ पे देखो बात कर रहा है कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क फैसिलिटीज ऑफ मोबाइल टॉयलेट्स। देखो ये जो मोबाइल टॉयलेट वाला, ये ऐसा नहीं कि खाली कंस्ट्रक्शन वर्क या प्लांटेशन के लिए है, ये अपना माइंस के लिए भी यूज़ आप कर सकते हैं, ये अच्छा चीज़ है, ठीक है। मोबाइल टॉयलेट वाला माइंस में भी यूज़ होता है, जहाँ पे आपका सुविधा नहीं होगा, दूर दूर तक बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है, ठीक है, वहाँ पे आपको इस तरह का फैसिलिटी देना भी ठीक रहता है, मोबाइल टॉयलेट्स, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये भी अच्छा चीज़ है। तो ये हो गया लैट्रिन और यूरिनल का जो स्केल है, प्लस यहाँ पे ओमेन को लेके जो फैसिलिटी दिया है ना, वो पहले नहीं था, बहुत अच्छा है ये सैनिटरी नैपकिन को लेके, ओके। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे 9 नंबर, इफेक्टिव अरेंजमेंट ऑफ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट। ट्रीटमेंट ये जो होता है, एक होता है ईटीपी और एक होता है एसटीपी। ईटीपी क्या है, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज क्या होता है कि जो ह्यूमन वेस्ट होता है, जो लैट्रिन यूरिनल या फिर जो आपका किचन वाला हो गया या फिर उसी का जो वेस्ट वाटर होता है, ये सब आता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। इफ्लुएंट मतलब जो वाटर जहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल वाटर होता है, जो कि चाहे आपका क्लीन करके हो, वर्कशॉप क्लीन हुआ, माइन से आया, या फिर आपका कोई भी एरिया में जहाँ फैक्ट्री है, जहाँ पे इंडस्ट्री है, वहाँ से कुछ पानी अगर उसके साथ मिल के आता है या फिर यूज होके आता है, उसको बोलते हैं इफ्लुएंट, जिसमें डेंजरस केमिकल हो सकता है, तेल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ हो सकता है। ये जो पार्टिकल्स होता है बहुत डेंजर होता है एनवायरनमेंट के लिए, खास करके प्लांट के लिए, इसलिए यहाँ पे ईटीपी और एसटीपी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रूल में क्या बोल रहा है, 48 ट्रीटमेंट्स ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट। एम्प्लॉयर ऑफ एवरी फैक्ट्री और माइन क्या करेगा, यहाँ पे इंश्योर करेगा, क्या इंश्योर करेगा, पहला प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर डिस्चार्जिंग लिक्विड इफ्लुएंट्स एंड गैसियस एमिशन एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन द फैक्ट्री आर मेड, ठीक है।
तो ये ठीक है, ये तो फैक्ट्री के लिए बोल दिया। ये सेम आप माइंस के लिए भी बात कर सकते हैं कि भाई जो भी आपका वेस्टेज होता है, ठीक है, दो लिक्विड इफ्लुएंट से या फिर जो गैसियस एमिशन हम लोग का भी माइंस में भी होता है, गैसियस एमिशन होता है, या फिर जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको सही तरह से अरेंजमेंट करके डिस्पोज कर सकें, उसको ध्यान देना है। Effective managements are made for the treatment of waste effluents by ensuring compliance with the safety and health requirements। देखो ये जो इफ्लुएंट ईटीपी और एसटीपी ये एक्चुअली एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का एक पार्ट है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपका सेफ्टी और हेल्थ का जो रिक्वायरमेंट होता है गवर्नमेंट का, उसी के हिसाब से कंप्लाई करते हुए ईटीपी और एसटीपी बनता है। तो ईटीपी में जो भी माइंस के थ्रू में वर्कशॉप से जो धोते हुए आते हैं या फिर गाड़ी धोने के बाद जो वाटर होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, और एसटीपी हो गया जो भी लैट्रिन यूरिनस जहाँ पे हाथ धोते हैं, जहाँ पे नहाते हैं, वो जो पानी है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। तो आज पर नॉर्म्स आपको करना है। थर्ड है हजार्ड्स एंड रिस्क्स विद द हैंडलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स आर आइडेंटिफाइड एंड अप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड। कि वो ये भी इंश्योर करेगा कि ये जो इफ्लुएंट्स होते हैं या फिर ये जो वेस्ट वगैरह होते हैं, चाहे वाटर लिक्विड वेस्ट हो चाहे आपका सॉलिड वेस्ट हो, उसको हैंडलिंग में, स्टोरेज करने में या प्रोसेसिंग में जो भी हजार्ड्स होता है या जो भी रिस्क होता है उसको यहाँ पे मेजरमेंट करना है। पहले जानना है कि भाई क्या क्या रिस्क और क्या क्या हजार्ड्स उसके साथ हो सकता है, ये सब चीज़ को हैंडलिंग करने में, स्टोर करने में या प्रोसेसिंग करने में, ठीक है। उसके जानने के बाद फिर हम लोग वहाँ पे प्रिवेंटिव या कंट्रोल मेजर्स लेंगे उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर उसको प्रोसेसिंग करने के लिए, ताकि जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं उनके ऊपर कोई अनसेफ कंडीशन या फिर कोई हेल्थ हजार्ड कुछ ना हो, ठीक है। फोर्थ हो गया अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ द वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज। यहाँ पे है कि जो लोग उसमें काम करते हैं, जो लोग ये सब चीज़ स्टोरेज, हैंडलिंग, प्रोसेसिंग में काम करते हैं, उनको जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो पीपी होता है उनको सप्लाई करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या क्या होता है, आपका ग्लोव्स हो सकता है, आपका जो मास्क हो सकता है, आपका हेलमेट तो होता ही है, उसके बाद आपका ग्लासेस हो सकता है, जो भी ज़रूरत है ये सब चीज़ करने के लिए उनको आपको देना है, ठीक है। और 5 नंबर लास्ट हो गया एम्प्लॉयज हैंडलिंग द वेस्ट और इफ्लुएंट्स आर ट्रेंड ऑन द आइडेंटिफाइड हजार्ड्स एंड रिस्क। जो लोग उसमें काम करेंगे हैंडलिंग वेस्ट को हैंडलिंग करने में, उनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए कि ये वेस्ट का डेंजर क्या है, रिस्क क्या है और आपको किस तरह से उसको हैंडल करना है, ताकि वो जो लोग काम करते हैं ये सब चीज़ में वो खुद को बचा पाए ये सब चीज़ के हजार्ड और रिस्क को लेके, ठीक है। तो उनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए, ओके। तो देखो ये हो गया ट्रीटमेंट वेस्ट और ये का, और यहाँ पे प्लांटेशन का दिया, यहाँ पे बीडी सिगर का, इसको नहीं देखेंगे, छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया किस तरह से जो ट्रीटमेंट, वेस्ट ट्रीटमेंट या इफ्लुएंट ट्रीटमेंट ईटीपी और एसटीपी में जो लोग काम करते हैं उनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, पीपी मिलना चाहिए और खुद को सेव कर पाए, ताकि उनको वो पहले से उनको ट्रेनिंग देके हम लोग काम कराएंगे, ठीक है। तो ये है ट्रीटमेंट एंड वेस्ट इफ्लुएंट्स, ओके। तो यहाँ पे ये खत्म हुआ। उसके बाद देखते हैं कोड में और क्या बचा। एनी अदर अरेंजमेंट हुई सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर्स अप्रोप्रिएट। यहाँ पे है कि इसके साथों साथ और भी अगर कुछ अरेंजमेंट करना है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगे वो अपना यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कोड का चैप्टर नंबर 5 का हेल्थ, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन को लेके जितना भी यहाँ पे नॉलेज हम लोग को होना चाहिए। कुछ कुछ जगह पे टेक्निकल चीज़ डायरेक्ट दिया है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे मिसिंग है जो उसको देना चाहिए था, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग कोड देखें और कोड के हिसाब से जो भी उसका रूल था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गया पूरा चैप्टर नंबर 5 जिसमें हम लोग बात किए हेल्थ, सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस को लेके, जिसमें हम लोग लैट्रिन यूरिनल का देखे, वोमेंस का फैसिलिटी वहाँ पे देखे, ईटीपी और एसटीपी को देखे, बाकी जो ह्यूमिडिफिकेशन, टेम्परेचर, ये सब का देखे, ठीक है। अच्छा चीज़ है, ज्ञान होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। तो बाकी जो रहेगा कैसे कितना पानी देना है, कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है, वो हम लोग एम्प्लॉयर के लेवल से या माइंस के लेवल पे भी हम लोग फिक्स उसको कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आए सर्कुलर से, ओके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में उस चैप्टर नंबर 6। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।